आदाब नाजरीन, मैं हूं फरहान नजम। डीडी उर्दू की बेहद ख़ास पेशकश हेलो डॉक्टर में आपका तहे दिल से खैर मकदम। इस प्रोग्राम में हम आपको बताते हैं आपकी सेहतमंद ज़िंदगी का राज, ताकि आप बदल सकें अपने जीने का अंदाज़। जीने का अंदाज़ बदलना ज़रूरी है और अपने आप को अच्छा रखना ज़रूरी है। दौर हाजिर की बात करें तो आज के इस दौर में हर कोई सेहतमंद लगना चाहता है, सेहतमंद रहना चाहता है और साथ ही खूबसूरत भी लगना चाहता है। और खूबसूरत लगने के लिए हर कोई अच्छे कपड़े पहनता है, जिस्मानी वर्जिश करता है, अपने को फिट रखता है। लेकिन क्या आप अच्छी तरह से आप वाकिफ़ हैं, मेरे बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी जो जिल्द स्किन है या हमारे जो बाल हैं, हमारी खूबसूरती में वो एक बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। अगर हमारी स्किन अच्छी है तो हम खूबसूरत लगते हैं, अगर हमारे बाल अच्छे हैं तो हमारे अंदर एक अजीब सा अट्रैक्शन पैदा हो जाता है और वही हर कोई आज के वक्त में चाहता है, अपने को खूबसूरत बनाना। तो स्किन की बात कर रहा हूं मैं, हेयर की बात मैं कर रहा हूं। तो स्किन और हेयर इनको ठीक रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्किन के अमराज स्किन में खलल, स्किन की खूबसूरती में खलल डाल देते हैं। अगर हेयर फॉल हो रहे हैं तो आदमी परेशान हो जाता है। इन सब पर पूरी तरह से कंट्रोल रखना है, स्किन को अच्छा बनाना है, सेहतमंद बनाना है और बालों को अपने बहुत अच्छे से रखना है। क्या होता है स्किन प्रॉब्लम, हेयर फॉल क्यों होता है, कौन कौन से अमराज बालों में आ जाते हैं और कौन कौन सी परेशानियां, बीमारियां हमारी जिल्द को परेशान कर सकती हैं, उसमें खलल डाल सकती हैं खूबसूरती में। इन सभी पहलुओं पर गौर करने के लिए आज ये हमने हमारा जो हेलो डॉक्टर का ये आज का एपिसोड है ये बनाया है, जिसमें बात करेंगे आपकी स्किन की सेहत को लेकर, आपके बालों को लेकर। और आप भी अगर कुछ सवालात करना चाहते हैं माहिरीन से जो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, आप उनसे डायरेक्ट टेलीफोन करके, जो इस टाइम फ्लैश हो रहा है नंबर हमारा स्क्रीन पर, बात कर सकते हैं। तो अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं और हमेशा की तरह सबसे पहले ये बहुत ही खास रिपोर्ट मुलाहजा फरमाइए। आज के दौर में जहां हमने तरक्की के कई मैदानों में कामयाबी हासिल की है, वहीं हमारी रोजमर्रा की आदत, माहौलियाती आलूदगी और जहनी दबाव ने हमारी जिल्द और बालों को बुरी तरह मुतासर किया है। जिल्द इंसानी जिस्म का सबसे बड़ा उज़्व है, जो न सिर्फ हमारे जिस्म की हिफाजत करता है बल्कि हमारी खूबसूरती और शख्सियत की अक्कासी भी करता है। इसी तरह बाल न सिर्फ ज़ाहिरी दिलकशी का जरिया है बल्कि हमारे मजमूई सेहत का भी अक्स होते हैं। बदकिस्मती से आज के नौजवानों और खवातीन में जल्दी बीमारियां जैसे कील, मुहासे, एक्जिमा, एलर्जी और रंगत की खराबी आम हो गई है। बालों का झड़ना, गंजपन, खुश्की और रूखापन भी आम मसाइल बन चुके हैं। इन मसाइल की बड़ी वजह नाकिस ग़िज़ा, नींद की कमी, पानी की कमी, दबाव और केमिकल वाले प्रोडक्ट्स का हद से ज्यादा इस्तेमाल है। माहिरीन का कहना है कि अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में चंद मुस्बत तब्दीलियां ले आए तो इन मसाइल से काफी हद तक बचा जा सकता है। मुतवाज़िन ग़िज़ा, पानी का ज्यादा इस्तेमाल, नींद की बेहतरी और कुदरती जड़ी बूटियों का इस्तेमाल जिल्द और बालों के लिए फायदेमंद है। याद रखिए, खूबसूरती मेकअप से नहीं बल्कि सेहतमंद जिल्द और बालों से झलकती है। अपने आप को कुदरती अंदाज में संवारें और अपने जिस्म का ख्याल रखें, क्योंकि आपकी असल पहचान आपकी सेहत है। अभी हमने रिपोर्ट में देखा और बहुत सारी नई जानकारियां हमें हासिल हुई हैं। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि जो बाल हैं, स्किन हैं, ये जो हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं वो तो है ही, खैर वो हमारे एक्सपर्ट बताएंगे किस तरह से करना चाहिए, क्या करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ और है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा, वो है ग़िज़ा। ग़िज़ा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अच्छी और एक सेहतमंद ग़िज़ा ले रहे हैं तो वो आपके जिस्म पर पूरी तरह से असर डालेगी, साथ ही आपके स्किन पर और साथ ही बालों पर भी पूरा असर डालेगी और अच्छा असर डालेगी, आपको बहुत खूबसूरत बनाएगी। तो आज इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले आपका हम तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ जो माहिरीन मौजूद हैं,
तीनों एक्सपर्ट यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर पूनम पुरी। डॉक्टर पूनम पुरी प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी, सफदरजंग हॉस्पिटल, नई दिल्ली में। आपका खैर मकदम प्रोग्राम में पूनम जी। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुमेश गुप्ता, जो कि प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी, एम्स दिल्ली में। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नेहा तनेजा, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी, एम्स नई दिल्ली में। तीनों एक्सपर्ट्स का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं और हेलो डॉक्टर की पूरी टीम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आप प्रोग्राम में आए। प्रोग्राम की शुरुआत यहाँ डॉक्टर पूनम पुरी आपसे करेंगे हम। मैं जी आपसे जानना चाहता हूँ, स्किन हमारे लिए इतनी ज़्यादा मतलब अच्छा रहना उसका क्यों ज़रूरी है? स्किन हर इंसान अच्छा लगना चाहता है, खूबसूरत बनना चाहता है और अपनी स्किन को अच्छा भी रखना चाहता है। तो स्किन की क्या वैल्यू है खूबसूरत बनने में या अच्छा लगने में, और साथ ही हमारे बालों की क्या वैल्यू है, और किस तरह से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उस पर इफेक्ट डाल सकती हैं, उन्हें बुरी तरह से मुतासिर कर सकती हैं? डॉक्टर पुरी जी, जैसे कि आपने क्लिपिंग में भी देखा कि स्किन जो है सबसे बड़ा एक्सटर्नल ऑर्गन ऑफ द बॉडी है, और स्किन के कुछ अपेंडेजेस होते हैं, नेल्स होता है, हेयर होता है जो दिखते हैं। तो इसके अलावा कुछ ग्लैंड्स होते हैं। तो जो चीज़ दिखती है उसको हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी बीमारी जो अंदरूनी बीमारी होती है, अगर लिवर की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, उसका भी असर स्किन पर पड़ता है। तो अगर हेल्दी स्किन होती है तो दैट मीन्स कि ना केवल अंदर आपके इंटरनल ऑर्गन्स हेल्दी हैं, और दूसरा भी ये कि आपकी स्किन भी हेल्दी है। अगर आप बाल को देखें, देखिए बाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जिनके बाल सुंदर हैं वो एक साइन ऑफ ब्यूटी होता है। बालों को झड़ना या बालों में रूसी आना, ये सारी नेगेटिव चीज़ें होती हैं जो बालों में और आपकी ब्यूटी पर इम्पैक्ट करती हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब हम एक पर्सन को मिलते हैं, हम उसकी अपीयरेंस देखते हैं। अगर उसकी स्किन अच्छी है, उसके बाल अच्छे हैं, तो हम कहते हैं कि पर्सन हेल्दी है। तो इसके लिए फिर हमें न केवल स्किन, अपने बालों का, अपने नाखूनों का, इन सब का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और ध्यान रखना भी चाहिए, लोग रखते भी हैं। डॉक्टर पुरी आप एक बात बताइए कि जैसे किसी की तो कुदरती तौर पर बहुत स्किन अच्छी है और कोई अपनी स्किन को अच्छा बनाना चाहता है, तो उनको उसको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि उसकी जो स्किन है वो बेहतर बन सके? देखिए, सबसे पहले तो ज़रूरी है, आजकल आपने देखा कि बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है, सब भाग दौड़ कर रहे हैं और अपनी ना हेल्थ और ना इवन स्किन का ध्यान रखते हैं जी। तो सबसे पहले तो मैं कहती हूँ कि डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हेल्दी डाइट खाइए, न्यूट्रिशियस डाइट खाइए, बैलेंस डाइट खाइए, जिसका मतलब संतुलित आहार। दैट मीन्स कि इसमें प्रोटीन्स हो, विटामिन्स हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, फैट्स हो। अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, क्योंकि अगर आप में पानी की कमी है तो स्किन जो है वो झुलस जाती है। इसके अलावा आपने देखा है कि अगर बहुत हमारी नींद की कमी होती है, एग्जाम से पहले हम कई कई घंटे लोग पढ़ते हैं, तो स्किन जो है वो डल हो जाती है। तो प्रॉपर नींद 6 to 7 आवर्स भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा बहुत कॉस्मेटिक्स का प्रयोग हो रहा है। लोग अपने आप को ब्यूटीफाई करने के लिए, जैसे आपने क्लिपिंग में देखा कि ब्यूटी कॉस्मेटिक्स से नहीं होती। जो ब्यूटी है वो इंटरनल ब्यूटी भी होती है, और स्किन अगर अच्छी हो तो उसमें भी ब्यूटी को एक्सेंचुएट करता है। तो आपकी हेल्दी स्किन होनी चाहिए। बाल भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपके हेल्दी बाल हैं, आपके बाल ठीक हैं, और लोग आप जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत केमिकल्स का भी यूज़ हो रहा है। लोग कुछ ट्रीटमेंट्स कराते हैं, केमिकल्स यूज़ करते हैं फेस पर भी और बालों से पर भी, जिससे बाल जो हैं वो लस्टरलेस भी हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, अनहेल्दी हो जाते हैं जी। इन चीज़ों का ध्यान रखना है और अनहेल्दी होने से बालों को और स्किन को बचाना है। डॉक्टर सुमेश, आपकी तरफ मैं यहाँ पर आऊँगा। आपसे मेरा ये सवाल रहेगा कि जैसा डॉक्टर पुरी ने बताया कि ग़िज़ा का अपनी स्किन को अच्छा रखने के लिए, बालों को अच्छा रखने के लिए बहुत बड़ा रोल है। एक तो आप बताइए किस तरह की ग़िज़ा लेना ज़रूरी है हर इंसान के लिए। दूसरा, जो ये इस वक्त हमारा जो मौसम है बहुत ज़बरदस्त गर्म की तरफ क्या है, गर्म चल ही रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो ऐसे में किस किस तरह की परेशानी हो सकती है और उन्हें कैसे अवॉइड किया जा सकता है? तो आपने बिल्कुल ठीक बताया ये कि जो एक्सट्रीम वेदर है वो उसका सबसे पहला प्रभाव हमारी बाहरी त्वचा पर पड़ता है, क्योंकि हमारी जो स्किन है वो एक बैरियर होती है
हमारे अंदरूनी हिस्से और बाहरी वातावरण के बीच में। तो जब भी हम हार्श वेदर में जाते हैं, सबसे पहला जो ऑर्गन जो बॉडी का फेस करता है उस हार्श वेदर को, वो होती है हमारी स्किन और हमारे हेयर। तो हमें इनकी केयर इस मौसम में करना बहुत ज़रूरी है जी। इस मौसम में हमें काफ़ी पसीना आता है जी। और यदि हम अपने स्किन को प्रॉपरली वॉश नहीं करते हैं तो पसीना जो एक्यूमुलेट होता है उससे भी हमारी स्किन में एक्जिमा जैसे सिम्टम्स आ जाते हैं। और इसके अलावा पसीना ज़्यादा आने के कारण हमें पिंपल्स और जिनको आम भाषा में मुहासे बोला जाता है वो भी काफ़ी चेहरे पर आने लगते हैं। और इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए एक, जैसा डॉक्टर पूनम ने बताया कि हमें हाइड्रेटेड रखना है, बहुत तेज धूप है तो हमें सनस्क्रीन्स का इस्तेमाल करना है, नहीं तो हमारे चेहरे पर ब्लेमिशेस या आ जाते हैं, जो पिगमेंटेशन आ जाता है जिसे हम मेलाज्मा कहते हैं या टेनिंग कहते हैं। एक बार जब पिगमेंटेशन आ जाता है तो उसका वापस जाना काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है। और उसके अलावा जो तेज धूप होती है, जो सनलाइट है, वो स्किन को परमानेंटली भी डैमेज करती है। तो आमतौर पर हम अपने जो भी पेशेंट्स हमारे आते हैं उनको हम ये सलाह देते हैं कि दिन में 3 बार वो एक सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें और बालों और स्किन को लगातार तेज धूप और तेज गर्मी से बचाना होता है, नहीं तो हमारी स्किन में परमानेंट डैमेज के साइन शुरू हो जाते हैं। तो ये सब जो बेसिक चीज़ें हैं उनका हमें ख्याल रखना होगा। और इसके अलावा जैसा कि डॉक्टर पूनम ने भी बताया कि स्किन जो है वो हमारी इंटरनल हेल्थ का एक मिरर होती है, एक दर्पण होती है। वो ये बताती है कि हमारी अंदरूनी सेहत कैसी है। और अंदरूनी सेहत, स्किन कोई आइसोलेशन में नहीं है, एक अलग से ऑर्गन नहीं है, वो एक बॉडी हमारे शरीर का हिस्सा है। यदि हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमारी स्किन का लुक भी अच्छा होता है। तो इस कारण से यदि हमारी लाइफस्टाइल सही है, यदि हम अपनी शरीर का प्रॉपर ख्याल रख रहे हैं तो हमारी स्किन भी जनरली खूबसूरत होती है और अच्छी दिखती है। डॉक्टर नेहा, आपके पास मैं आना चाहूँगा। अब दरअसल मैं आपसे बालों को लेकर बात करना चाहूँगा। आप बताइए कि इस मौसम में जैसे गर्मी चल रही है बहुत ज़्यादा, किस तरह की बालों की परेशानी हो सकती है और उनसे कैसे बचा जाए? देखिए, कॉमन अगर हम बात करें तो एक होता है हेयर फॉल, कि जब आपके बाल एक्सेस में गिरने लगते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्मली कितने बाल गिरते हैं। तो यूजुअली ऐसा बोला जाता है कि अराउंड 50 से 100 बाल नॉर्मली गिरना एक दिन में नॉर्मल है। तो अगर आपके 50 से 100 से ज़्यादा बाल गिर रहे हैं या फिर नॉर्मली जितने बाल गिरते हैं उससे ज़्यादा गिरने लगे हैं, अगर आप सोकर उठ रहे हैं और आपके पिल्लों पे आपको बहुत ज़्यादा बाल दिख रहे हैं, या अगर आप शैम्पू कर रहे हैं तो उसके बाद बहुत ज़्यादा बाल गिर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों में हमें बोला जाता है कि हमारा एक्सेसिव हेयर फॉल हो रहा है। तो एक प्रॉब्लम हो सकती है कि मौसम चेंज की वजह से या फिर हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, कि हमारा डाइट प्रॉपर नहीं हो रहा है, स्लीप अच्छे से नहीं हो रही है, तो इनकी वजह से भी हेयर फॉल होता है। तो अगर हेयर फॉल हो रहा है तो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। पहले अप्रोप्रिएट किस वजह से हो रहा है वो जानना ज़रूरी है। इसके अलावा क्योंकि गर्मी बढ़ रही है, ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, तो जो डैंड्रफ की प्रॉब्लम है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है हेयर फॉल के साथ साथ। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है तो आपको कुछ 2-3 टिप्स जो इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे एक हमें लगता है कि अगर हम बालों पे बहुत ज़्यादा तेल लगाते हैं तो हमारा डैंड्रफ कम हो जाना चाहिए, जबकि इसका ऑपोजिट होता है। हमें यूजुअली अपने बालों मतलब स्कैल्प के ऊपर ऑयल नहीं लगाना चाहिए। अगर लगाना भी है तो इट इज़ मेनली कि हमारे बालों को मुलायम रखने के लिए। तो शैम्पू करने से आधा 1 घंटा पहले हम अपने बालों के स्ट्रैंड्स पे लगा सकते हैं। बट अगर हमें डैंड्रफ है तो हमें बहुत ज़्यादा अपने बालों को पूरे टाइम तक ऑयल नहीं लगा कर रखना चाहिए, उससे डैंड्रफ बढ़ भी सकता है। उसके अलावा क्योंकि गर्मी और ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो फिर कुछ फंगल इन्फेक्शन की वजह से या फिर सोराइसिस भी बहुत बार होता है जो सर में एग्जैसरबेट कर सकता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इस बदलते वेदर के ऊपर कि ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, उसका कारण क्या है, और जब कारण पता चल जाए तो उसके हिसाब से उसका इलाज, और अगर डैंड्रफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसके हिसाब से उसका इलाज। और अगर हम बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स की तरफ जाते हैं, तो अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेटनिंग करा रहे हैं या बहुत सारा केराटिन ट्रीटमेंट,
इन सब चीज़ों से भी बालों की जो लेंथ है या बालों का जो टेक्सचर है कि बहुत ज़्यादा रफ हो रहा है या बाल बीच में से टूट रहे हैं, ये सब भी हो सकता है। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और अगर हमें इनमें से कोई भी दिक्कत है तो स्किन और हेयर के विशेषज्ञ को दिखा देना चाहिए। यहाँ पर मैं डॉक्टर सुमेश के पास आऊँगा। डॉक्टर सुमेश, मैं जानना चाहता हूँ, डॉक्टर नेहा ने अभी बताया है कि हमें ये देखना ज़रूरी है कि जो हमारा हेयर फॉल हो रहा है उसके पीछे क्या वजह है, क्या कोई बीमारी है या क्या वजह हो सकती है। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि आप बताइए कि कौन कौन सी ऐसी आम वजहें हैं या आम रीज़न हैं जिनकी वजह से बाल गिरते हैं। तो बाल गिरने के बहुत सारे कारण होते हैं। जो हेयर लॉस है, एक जो सबसे कॉमन जो कारण होता है वो एक जेनेटिक होता है। यदि आपके घर में हेयर लॉस की परंपरा रही है तो चांस है कि आपको भी अर्ली एज में हेयर लॉस शुरू हो जाता है। इसको हम पैटर्न, एंड्रोजेनेटिक पैटर्न हेयर लॉस कहते हैं, जो अनुवांशिक होता है, जो जेनेटिक होता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चलता है। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेनेटिक होता है, दूसरे जो कारण है वो भी इसमें ऐड हो जाते हैं। और आजकल हम देख रहे हैं कि जो जिसको हम गंजापन कहते हैं, जो लेट 30s या लेट 20s में शुरू होता था, वो अर्ली एज में शुरू होने लगा है। तो उसमें लाइफ स्टाइल और जो खाने की हैबिट है उसका कंट्रीब्यूशन उसमें होने लगा है। हार्मोनल इम्बैलेंस उसके कारण हो जाता है। लेकिन उसके अलावा जो एक बहुत कॉमन कारण जो मैं आजकल हम पर्टिकुलरली जो टीनेजर गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं और जो यंग वुमेन हैं, उनमें देखने को मिलता है वो भी हार्मोन से रिलेटेड होता है। और ओवरवेट होना, ओबेसिटी होना या जो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स हैं उनकी इरेगुलरिटीज़ के साथ एसोसिएटेड होना, या जैसे किसी को फेशियल हेयर ग्रोथ एक्सेस हो रही है और साथ में सर पे हेयर लॉस हो रहा है, तो हम इसको मान के चलते हैं कि ये एक हार्मोनल रीज़न है और इसमें हम कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं और उसके बेसिस पे इसका इलाज करते हैं। पर इन दो कारणों के अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं। और एक तीसरा कारण मैं इसमें ज़रूर ऐड करना चाहूँगा यहाँ पर, और वो होता है कि कोई भी हमें यदि दूसरी बीमारी हुई है, जैसे कोविड के टाइम पे हमने काफ़ी हेयर लॉस देखा, या कोई भी लंबा चलने वाला फीवर यदि आपको हुआ है, या आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यदि हुआ है, उन सब इन्फेक्शंस के कुछ महीने बाद सडनली हेयर लॉस होने लगता है। और क्योंकि एक पीरियड का गैप होता है तो हम उससे कोरिलेट नहीं कर पाते। हम ये नहीं सोच पाते हैं कि हमें 3 महीने या 6 महीने पहले जो बीमारी हुई थी वो हमें इस पॉइंट पर आकर के हेयर लॉस कर सकती है। लकीली ऐसा वाला हेयर लॉस जो है वो ज्यादातर लोगों में सेल्फ लिमिटिंग होता है और हेयर रीग्रोथ हो जाती है। तो ये जो 3-4 प्रमुख कारण हैं, इसके अलावा बहुत सारे कारण हैं। डेफिशिएंसीज होती हैं विटामिन्स की, वो एक रेयर कॉज है। बहुत ज्यादा मॉल न्यूट्रिशन है तो हेयर लॉस होता है, बहुत कॉमन नहीं है पर वो भी एक कारण होता है। तो प्रॉपर न्यूट्रिशन होना, हार्मोन का बैलेंस होना, और कोई भी यदि दूसरी बीमारी हुई है उसके कारण जो हेयर लॉस हुआ है उसको मैनेज करना, ये प्राइमरीली हम लोगों का काम होता है। इस पर ध्यान देना चाहिए और समझना चाहिए कि जैसे कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं उन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। यहाँ पर मैं डॉक्टर सुमेश आपसे एक बात और कंफर्म करना चाहता हूँ। आपने जेनेटिक डिसऑर्डर का जिक्र किया, यहाँ पर आपने बोला कि जेनेटिक तौर पर भी ये ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। क्या ये पक्का है कि जेनेटिक होगा ही होगा या कुछ चांसेस बचने के भी हैं? तो ये ऐसा नहीं है कि ये 100% पेनिट्रेशन होता है इस चीज का, ये मल्टीफैक्टोरियल होता है, इसमें कई फैक्टर्स काम करते हैं। ओके। तो यदि आपके परिवार में गंजेपन की हिस्ट्री है तो जरूरी नहीं है कि आपको होगा। अच्छा। और कई बार कुछ जनरेशंस स्किप हो जाती हैं और उसके बाद निकल के आ जाती है। ओके ओके। डॉक्टर पुरी आपकी तरफ आएंगे यहाँ पर और जिक्र करेंगे स्किन के बारे में। सनस्क्रीन का जिक्र करूंगा यहाँ पर मैं। सनस्क्रीन को लेकर रिकमेंडेशन मिलता है एक्सपर्ट्स की तरफ से कि जो गर्मी चल रही है, धूप चल रही है, उससे बचने के लिए बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। मैं जानना चाहता हूँ कितना इस्तेमाल करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्या कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जिन्हें इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? जी, जैसे कि आपने पहले सुना, डॉक्टर सुमेश ने भी कहा था कि सनस्क्रीन, जब हम धूप में जाते हैं तो धूप का जो अल्ट्रा वायलेट लाइट है जो चमड़ी पर, उसका बुरा प्रभाव पड़ता है जी। सनबर्न हो जाता है, टैनिंग हो जाता है, पिगमेंटेशन हो जाता है, और लॉन्ग टर्म में कई बार इसमें लॉन्ग टर्म में कैंसर्स भी हो जाते हैं। तो हमें सनस्क्रीन्स बहुत ज़रूरी है लगाना, स्पेशली जिन लोगों को
कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनको हम फोटोसेंसिटिव डर्मेटाइटिस कहते हैं। मैं आपकी बात जारी रखूंगा, वो कॉल हो गई है, कॉल ले लेते हैं, फिर आपसे बात जारी रहेगी। हेलो 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 जी, बताइए। हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल, खैर मकदम। बताइए अपना सवाल। हेलो, हमें आपकी आवाज़ मिल रही है, अपना सवाल बताएं प्लीज़। जी बताएं अपना सवाल। हेलो, मुझे ऐसा लग रहा है कि बात नेटवर्क। अपना सवाल पूछिए प्लीज़, आपकी आवाज़ हमें मिल रही है। नहीं हो पा रहा है हमारा कांटेक्ट। जी बताएं अपना जवाब बताएं। सनस्क्रीन की बात हो रही है। कई पेशेंट्स होते हैं जिनको फोटोसेंसिटिव डर्मेटाइटिस हो जाता है और जब वो धूप में जाते हैं तो इनके स्किन में रैश हो जाता है फोटो एक्सपोज्ड एरियाज में, जैसे कि फेस है, गला है, हाथ है, जो कपड़ों से नहीं ढका हुआ है। तो ऐसे पेशेंट्स में डेफिनेटली सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। दूसरा, कितनी बार करें इस्तेमाल, थोड़ा सा जी वो मैं आपको बताती हूँ। जो सनस्क्रीन है, जैसे आपने डॉक्टर सुमेश ने भी बोला कि इनको आधा घंटा पहले धूप से निकलने से पहले करना चाहिए, और हो सकता है तो हम पेशेंट्स को यही एडवाइस करते हैं कि दिन में 3 बार सनस्क्रीन का यूज करें, 9 बजे, 12 बजे और 3 बजे। जिन पेशेंट्स को फोटोसेंसिटिव डर्मेटाइटिस होता है या धूप से एलर्जी होती है, सबसे पहले तो हम उनको ये बोलते हैं कि कोशिश करिए कि 10 to 3 o'clock तक अपना वो धूप में ना जाए, क्योंकि जो सन की रेस होती हैं वो मैक्सिमम होती हैं, और जितना भी हो सके काम वो बिफोर 10 o'clock या बाद में 3 बजे के बाद वो निपटा सकते हैं। हाउएवर कई पेशेंट्स होते हैं, जैसे आपने देखा है फार्मर्स हैं और कई है लेबर क्लास है जिनको धूप में जाना है, तो अगर उनको हम जरूर बताते हैं कि सनस्क्रीन लगाना जरूरी है, बेहद जरूरी है, उसे समझना चाहिए और उसको अप्लाई करना चाहिए अपने फेस पर, तभी वो चीजें बचेंगी जिसके जैसा कि आपने जिक्र किया है। मैं दोबारा कॉल ले लेता हूँ, कॉन्टेक्ट दोबारा हो गया हमसे। हेलो हेलो जी, मेरा सवाल ये है कि मेरे दोनों पैरों में घुटने के नीचे और दोनों हाथ में कलाई के पास जो हिस्सा है जी, उसमें बहुत ज्यादा इचिंग होती है। मतलब ठंड में भी होती है, बट गर्मी में स्पेशली बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि मतलब इतनी इचिंग होती है कि ब्लड से निकल आता है जी। इसका कोई परमानेंट इलाज से हाँ इससे बचा जा सके? अच्छा अच्छा, इनकी उम्र 32 साल है डॉक्टर पुरी जी, और जैसे कि बताया नोएडा से बात कर रहे हैं ये जी। जिस तरह से ये बता रहे हैं कि इनकी इचिंग होती है प्रॉब्लम, तो किस तरह का आपका मतलब यहाँ पर सुझाव रहेगा? देखिए, इन्होंने बोला कि घुटनों के पीछे और यहाँ पर एल्बोस के आगे इनको होती है, सो हम फ्लेक्सुरल डर्मेटाइटिस कहते हैं, और ये पसीने से बढ़ता है जी। तो इसका डेफिनेटली इलाज है। इसमें आप अगर इनको खुजली होती है तो ये एंटी एलर्जिक्स कुछ गोलियां होती हैं जो एलर्जी के अगेंस्ट काम करती हैं, उनका यूज कर सकते हैं जी। इसके अलावा क्या है कि स्टेरॉइड, टॉपिकल स्टेरॉइड क्रीम्स होती हैं जो ये त्वचा रोग विशेषज्ञ जो भी इनके पास है उनसे राय लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरा बात है कि ये सूती कपड़े पहने, पर ये कह रहे हैं कि सर्दी में भी होता है, और जितना हो सके पसीना कम आने दें और जितना फ्रिक्शन कम हो वो पॉसिबिलिटी है कि उसको अवॉइड करें। जैसा कि यहाँ पर डॉक्टर पुरी ने बताया, ये बातें आपके लिए बहुत ही कारगर हैं, इन पर अमल कीजिए और हमारी ये नई ख्वाहिशात हैं कि आपकी सेहत हमेशा बनी रहे और जो परेशानी है वो दूर हो जाए। फ़ोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। डॉक्टर सुमेश, मैं आपकी तरफ यहाँ पर आऊँगा, और अभी जिक्र किया है मैडम ने, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बताई हैं, थोड़ा सा उसमें आपसे भी मैं ऐड कराना चाहूँगा। गर्मी का मौसम चल रहा है, लोग बार बार अपना फेस धोते हैं, अपने बाल धोते हैं, घर जाकर नहाते हैं, जो भी जिस तरह से भी साफ करने की कोशिश होती है वो करते हैं। तो आप एक एक्सपर्ट होने के नाते किस तरह की सलाह देंगे कि दिन में कितनी बार अपना फेस धो सकते हैं और कितनी बार बालों को धो सकते हैं और किस तरह से धो सकते हैं? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि ये प्रश्न अक्सर लोगों के दिमाग में होते हैं, जो हमारे साथ हमारे पेशेंट्स आते हैं वो भी ये पूछते हैं। तो देखिए, जब पसीना आ रहा है और गर्मी का मौसम है तो दिन में 3 या 4 बार आप अपने चेहरे को धो सकते हैं। किसी जेंटल फेस वॉश से धो सकते हैं या आम सोप जो होता है उससे भी धो सकते हैं। और इसके अलावा क्योंकि पसीना हमें सब जगह आता है और जो डैंड्रफ की प्रॉब्लम है वो गर्मियों में ज़्यादा हो जाती है, तो हफ्ते में 2 या 3 बार
बालों को शैम्पू कर लेना इस मौसम में अच्छा होता है। और यही बात यदि आप सर्दियों के मौसम में कहेंगे, यदि हम अपने हाथ, पैर या मुंह, चेहरे को बार बार धोएंगे तो उसमें काफ़ी ड्राइनेस हो जाएगी। तो सर्दियों में हम कम से कम 2 बार धोएं, लेकिन गर्मियों में 4 या 5 बार धो लेना ठीक रहता है। और इसके अलावा जो यदि आप बहुत ही गर्म मौसम में काम कर रहे हैं तो दिन में 2 बार नहाना, जिससे कि शरीर से पसीना जो आपका एकत्रित होता है वो निकल जाए, वो बहुत ज़रूरी है। और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो आजकल जो बहुत कॉमन है हमारे देश में, तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, जो फंगल इन्फेक्शन है वो इस मौसम में हमारे शरीर पर सब जगह हो जाते हैं और वो उससे हमें काफ़ी परेशानी होती है। वो काफ़ी इचिंग भी होती है उससे, और काफ़ी हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इससे इम्पैक्ट होती है। तो यदि हम अपने शरीर को साफ रखें, दिन में 2 बार नहाएं और पसीना एकत्रित ना होने दें, तो इन चीज़ों से कुछ हद तक बचा जा सकता है। बहुत अच्छे से आपने यहाँ पर बताया। डॉक्टर नेहा, आपकी तरफ मैं आऊँगा। डॉक्टर नेहा, अक्सर देखा जाता है लोग अपने को गोरा करने की बड़ी कोशिश करते हैं, उसके लिए वो फेयरनेस क्रीम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो आपका किस तरह की राय रहेगी, क्या फेयरनेस क्रीम कर सकते हैं, और अगर फेस पे अप्लाई करते भी हैं तो कितनी बार करना चाहिए, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। फेयरनेस की जो डिमांड है आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, स्पेसिफिकली यंग बच्चों में। उनको ऐसा लगता है कि उनका स्किन का कलर थोड़ा और लाइट हो जाए, बट अकॉर्डिंग टू साइंस, हमारी जितनी भी स्टडीज़ और लिटरेचर है उसमें हम जो आपका नेचुरल जेनेटिक डिटर्मिन्ड कलर है उसको हम बहुत ज़्यादा लाइट नहीं कर सकते हैं। तो आप अपनी स्किन को एक इवन कलर दे सकते हैं, या फिर जो आपके झाइयाँ हैं या बीच में मेलाज़मा हो रहा है या फिर कुछ फ्रेकल्स या पिंपल्स हो रहे हैं उनको ठीक किया जा सकता है। पर अगर आपको अपनी स्किन का टोन कम करना है या फिर कलर फेयर करना है, उसके लिए आप कितनी भी फेयरनेस क्रीम लगा लीजिए, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जो हमें नॉर्मली बाज़ार में फेयरनेस क्रीम्स मिलती हैं वो अनरेगुलेटेड होती हैं। बहुत सारी उन क्रीम्स में स्टेरॉइड्स होते हैं जो कि स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा कि आपकी स्किन को फेयर कर रहे हैं, बट फेयरनेस के साथ साथ आपकी स्किन की जो थिकनेस है वो बहुत कम हो जाती है, आपकी चमड़ी बहुत पतली हो जाती है, आपके ब्लड वेसल्स दिखने लग जाते हैं। और जब आप उन फेयरनेस क्रीम्स को छोड़ने की कोशिश करेंगे, कम करने की कोशिश करेंगे, तो आपकी स्किन और इरिटेट करने लगती है। तो हमारे हिसाब से जो रिकमेंडेशन है, ओवर दी काउंटर जो भी फेयरनेस प्रमोट वाली क्रीम्स हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है, जबकि उनके नुकसान ज़्यादा हैं। तो अगर आप किसी तरीके का ट्रीटमेंट चाहते हैं जो आपकी स्किन पे विजिबल है तो उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, पर गोरेपन का बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ इलाज नहीं है। ओके डॉक्टर पुरी, थोड़ा सा आप भी इसमें ऐड कीजिए, बताइए जो फेस वॉश करते हैं अपना, फेस वॉश से आता है उससे, तो वो क्या फेस के लिए नुकसानदेह है या उसको इस्तेमाल किया जा सकता है? थोड़ा सा कॉल ले लेते हैं, ये क्वेश्चन यहीं पे रहेगा मेरा। हेलो 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 हेलो, अपना सवाल पूछिए। हेलो, ऐसा लग रहा है कनेक्ट नहीं। जी हेलो डॉक्टर, प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल, बताइए अपना सवाल। जी ना, बताइए अपना सवाल। हेलो डॉक्टर साहब। जी, हमें आपकी आवाज मिल रही है, बताइए अपना सवाल बताइए। हेलो डॉक्टर साहब। जी हम आपको सुन पा रहे हैं, अपना सवाल पूछिए प्लीज। जी मैं तेलंगाना से बात कर रहा हूँ। जी, अपने टेलीविजन की आवाज बंद कर दीजिए। तेलंगाना से बात कर रहा हूँ। जी आपकी आवाज मिल रही है डॉक्टर साहब? आपकी आवाज हमें मिल रही है, अपने टेलीविजन की आवाज बंद कर दीजिए प्लीज। आपका नाम अब्दुल है? अच्छा, 8-10 साल से ज्यादा था। अच्छा, पैरों में नीचे क्या होती है ना, अंगूठा, उंगली, साइडों में जो हड्डी होती है दो तरफ, ओके एड़ी के पीछे की हड्डी में। जी ओके, तो इसका आप पूछना चाहते हैं डॉक्टर सोमेश, आपने जैसा इनका सुना है थोड़ा सा बताएं। तो जो मुझे आपकी बात सुन के पता लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपको पैरों में एक्जिमा है, पर बिना देखे इसको बताना मुश्किल है, लेकिन एक्जिमा जैसे सिम्टम्स हैं आपके पैरों में, ये सोरियासिस भी हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, लेकिन जैसा लग रहा है बात सुन के वो एक्जिमा जैसा ज़्यादा लग रहा है। तो जब एक्जिमा होता है तो आपको अपने
स्किन को मॉइस्ट करके रखना है, मॉइस्चराइजर एक लगाना है। वो जरूरी नहीं कि बहुत महंगा कुछ लगाएं, नारियल का तेल यदि आप लगाएंगे दिन में 2 बार तो भी काम चलेगा। और साथ में कोई एक मेडिकेटेड क्रीम्स आती हैं खासतौर पे पैरों के लिए, इसमें स्टेरॉइड होता है और कभी कभी सैलिसिलिक एसिड मिक्स ऑइंटमेंट होते हैं। तो ऐसे ऑइंटमेंट आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर की सलाह से लेकर के लगा सकते हैं। इस इचिंग के साथ आपको रहना जरूरी नहीं है, बहुत इफेक्टिव दवाइयाँ मौजूद है। एक जमाना होता था जब ये कहा जाता था कि चर्म रोग ठीक नहीं होता है, लेकिन अब बहुत सारी दवाइयाँ हैं, ऑप्शंस हैं और ये रोग आपका ठीक हो सकता है। जितना मैंने आपको सुना उसके आधार पे मैं ये आपको कह सकता हूँ। उम्मीद है जो बातें हमारे एक्सपर्ट ने आपको बताई हैं आपकी समझ में आई होंगी, और आप फ़ोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। एक फ़ोन और आ गया है, यहाँ पर ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, हेलो डॉक्टर, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम। अपना सवाल पूछिए। हेलो जी जी, हेलो डॉक्टर, प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है, वेलकम। बताइए अपना सवाल। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए, हमें आपकी आवाज मिल रही है। हमें आपकी आवाज मिल रही है, अपना सवाल पूछिए प्लीज। शायद कनेक्ट नहीं हो पा रहा है यहाँ पर। नाजरीन, एक बात यहाँ पर मैं करना चाहता हूँ आपसे। अभी एक्सपर्ट्स आपको जवाब दे रहे थे, बात कर रहे थे आपसे और सारी चीज़ें आपको पता चल रही थी। आप जानते हैं कि ज़िंदगी में इंसान को खुशी किस तरह से मिलती है। खुशी मिलने के बहुत सारे ज़रिए होते हैं, लेकिन जब वो किसी की ज़िंदगी बचाता है तो उसको बहुत खुशी मिलती है। और ज़िंदगी बचाने के अलग तरीके हो सकते हैं, मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं, लेकिन एक तरीका और है ज़िंदगी बचाने का, वो है ब्लड डोनेट करके। अगर आप किसी की ज़िंदगी बचाएंगे, किसी को खून देंगे, तो आपको खुशी मिलेगी, आप अंदर से ये महसूस करेंगे आपने किसी की जान बचाई है। दूसरी एक बात और कि आपके अंदर से भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बेहतर की तरफ चली जाएंगी। तो नाजरीन, यहाँ हेलो डॉक्टर की पूरी टीम की तरफ से मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, जो ये ब्लड डोनेशन का जो एक तरीका है इसको समझिए, ब्लड डोनेट कीजिए। अगर किसी को ज़रूरत है ब्लड की तो उसे फ़ौरन दीजिए। इसके अलावा भी आप जो ब्लड बैंक्स हैं वहाँ पर जाकर अपना ब्लड को डोनेट कर सकते हैं। ये हमारा पूरी हेलो डॉक्टर की टीम की तरफ से आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है। और यहाँ पर मैं अपने एक्सपर्ट से भी थोड़ा सा मैं पूछना चाहूँगा। डॉक्टर पुरी, आप थोड़ा सा किस तरह से अपने लफ्ज़ों में बोलना चाहेंगी? एक कॉल आ गई है, उसके बाद आपसे बात जारी रहेगी। हेलो हेलो जी, अपना सवाल पूछिए, आपकी आवाज मिल रही है, टेलीविजन की आवाज बंद कर दीजिए। जी जी, टेलीविजन की आवाज बंद कर दीजिए आप प्लीज। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए, माहिरीन एक्सपर्ट्स आपको सुन रहे हैं। हेलो, बताएं अपना सवाल। हेलो मंजू जी, हमें आपकी आवाज मिल रही है। जी जी, बताएं अपना सवाल। कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, ऐसा लग रहा है हमारी आवाज। फोन नंबर तेरी बात हो गई। जी, बताएं अपना सवाल। कट गया है। जी मंजू जी, आप कैसे बताना चाहेंगी ब्लड डोनेशन के लिए कैसे जैसे रिक्वेस्ट आपने करना बोला कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि ब्लड डोनेट कर रहे हैं, और कुछ इंडिकेशंस होते हैं क्यों ब्लड डोनेट करते हैं। देखिए, कई बार क्या होता है कि एक पेशेंट को सिवियर एनीमिया होता है, हीमोग्लोबिन की कमी होती है, तो उस केस में ब्लड डोनेट किया जाता है। या जैसे कि जब डेंगू हुआ था, डेंगू बुखार हुआ था, तो हेमरेजिक फीवर हुआ था, तो उसमें प्लेटलेट्स कम हो जाते थे, तो उसमें इंटरनल ब्लीडिंग होती थी, उस केस में प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन दिया जाता था। प्रेगनेंसी के दौरान भी ब्लड देना ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार प्रेगनेंसी की कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो मदर की लाइफ और बच्चे की लाइफ को सेव करने के लिए ब्लड देना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा कुछ ऐसी इंडिकेशंस होती हैं, जैसे कोआगुलेट ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे हीमोफिलिया होता है जिसमें ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती, कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स देते हैं। थैलेसीमिया होता है जिसमें भी ब्लड दिया जाता है। और जैसे आपने देखा कि मेजर आजकल ट्रांसप्लांट्स हो रहे हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा है, किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है, जिसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत ब्लड लॉस होता है, तो उसमें भी ब्लड दिया जाता है।
तो मैं आपको यही बताऊंगी, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कुछ करने के लिए, किसी को मदद करना हमेशा खुशी लाता है। और अगर आप ब्लड बैंक में जाते हैं, ब्लड बैंक वाले कुछ टेस्ट परफॉर्म करते हैं और अगर आप फिट होते हो तो आपका ब्लड लिया जाता है और आपको कोई कमजोरी नहीं होती है। जो ब्लड है ये बहुत जल्दी जो आपने दिया रिप्लेनिश हो जाता है। और इसमें मैं सबको इनकरेज करती हूँ, अगर आप हेल्दी हैं और आप ब्लड दे सकते हैं तो आप कई लोगों की जान बचा सकते हैं। समझना चाहिए, इसकी अहमियत को समझना चाहिए। यहाँ पर हेलो 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 डॉक्टर, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम। अपना सवाल पूछिए जी, अपना सवाल पूछिए प्लीज। अपने टेलीविजन की आवाज बंद कर दीजिए प्लीज। हाँ, मैं ग्वालियर से मंजू गुप्ता बोल रही हूँ। जी जी, वेलकम आपका प्रोग्राम में, बताएं अपना सवाल। हाँ, मैं ग्वालियर से बोल रही हूँ। जी जी, टेलीविजन जी आवाज बंद कर दी। हाँ, मेरा ये सवाल है। हेलो जी जी, बताइए अपना सवाल। ये क्या गर्मी के दिनों में जहाँ पर हेयर होते हैं वहाँ बहुत खुजली होती है। ओके, और थोड़ी सा आवाज बढ़ा दो। आपको आवाज आ रही है? बहुत अच्छे से आवाज आ रही है आपकी, अपना सवाल पूरा कीजिए। हाँ, मेरे ना ये बाल गर्मी के दिनों में जहाँ हेयर होते हैं ना कानों में, और तो वहाँ बहुत खुजली होती है और पैर के नीचे जी, एक साइड में, दोनों साइड में जी। पैर के डॉक्टर सुमेश, बहुत जाते हैं, खुजली जैसी होती है, वो एंटीमा है क्या है? ठीक है, डॉक्टर सुमेश आपको बताएंगे इसकी मौसम। या तो जो आपने बताया और जो मैं समझ पाया आपकी बात सुन करके, वो ये कि आपको ऐसा लगता है कि आपको फंगल इन्फेक्शन है। और ये जो फंगल इन्फेक्शन है ये गर्मियों में और ख़ास तौर पे जब मौसम में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो काफ़ी लोगों को होता है, और उन्हीं एरियाज़ में होता है जो आप बता रहे हैं। तो ये जो फंगल इन्फेक्शन है ये ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है, नंबर 1। और नंबर 2, इसमें कोई भी आम क्रीम खरीद करके नहीं लगाना है, क्योंकि जो यदि आपने इसमें स्टेरॉइड वाली या एक्जिमा वाली क्रीम लगा ली है तो इससे खुजली तो बंद हो जाती है पर बीमारी बढ़ जाती है। और ऐसे हमारे पास बहुत सारे मरीज आते हैं जो ओवर द काउंटर कोई सी भी क्रीम खरीद के यहाँ पर लगा लेते हैं। तो इस तरह की परेशानी यदि है आपको तो आपको पहले तो किसी डर्मेटोलॉजिस्ट या स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाएं और इसमें एंटी फंगल क्रीम्स लगाएं। एंटी फंगल क्रीम्स काफ़ी सारी आती हैं और वो अकेला शायद इसको ख़त्म करने में काफ़ी नहीं होगा, इसलिए आपको खाने वाली गोली या कैप्सूल की भी ज़रूरत पड़ेगी और उसके लिए आपको एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन ज़रूरी होगा। लेकिन जैसा कि लग रहा है ये फंगल इन्फेक्शन का प्रॉब्लम है, ये बहुत कॉमन है। पूरे देश के जितने भी एडल्ट्स और आजकल इवन बच्चों में हम ये देखते हैं कि ये काफ़ी कई बार पूरी की पूरी फैमिलीज आती हैं जो सब लोगों को फंगल इन्फेक्शन हो रखा होता है। तो गर्मी का बढ़ना, ह्यूमिडिटी का बढ़ना, मौसम जो पूरा परिवर्तन हो रहा है, पूरा जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर बढ़ गया है, पसीना ज़्यादा आता है, ये सब चीज़ें एक फंगस को फेवर कर रही हैं और बहुत सारे लोगों को ये फंगल इन्फेक्शन हो रहा है। तो अपने स्किन को ड्राई रखें, पाउडर डाल के रखें जिससे पसीना इकट्ठा ना हो, दिन में 2 बार नहाएं और अपनी सेहत का ध्यान रखें, तो ये फंगल इन्फेक्शन की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। उम्मीद है जो बातें डॉक्टर साहब ने बताई आपके काफ़ी अच्छे समझ में आई होंगी और आप इन पे अमल करेंगे। यहाँ पर हमारा प्रोग्राम बिल्कुल लास्ट में पहुँच गया है और अब मैं गुजारिश करूँगा तीनों एक्सपर्ट से। पहले मैं शुरुआत करता हूँ डॉक्टर नेहा आपसे। मेरा आपसे ये गुजारिश है, आप बताइए जैसे कि थोड़ा सा अपना मैसेज जो भी देना चाहें, उसमें एक ब्लड डोनेशन के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं वो बताएं, और थोड़ा सा ये फेस वॉश यूज़ जो करते हैं ये करना बेहतर है या नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? तो ब्लड डोनेशन के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आपकी बॉडी से बहुत थोड़ा सा ब्लड लिया जाता है, बट वो किसी और के लिए जिसको ज़रूरत है उसके लिए वो बिल्कुल लाइफ सेविंग हो सकता है। आपका 1 यूनिट ऑफ ब्लड कैन एक्चुअली सेव द एंटायर लाइफ जो किसी और इंसान की है। तो इससे हिचकिचाएं नहीं। अगर आप हेल्दी हैं, अगर आपका हीमोग्लोबिन नॉर्मल रेंज में है, अगर आप कोई ऐसी दवाई नहीं ले रहे हैं जो ब्लड डोनेशन में प्रॉब्लम करे या फिर ऐसी कोई बीमारी नहीं है,
तो आप ब्लड बैंक में जाकर ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और इससे इवन आपको भी बहुत ज़्यादा मतलब देखा गया है कि लॉन्ग टर्म में आपके हार्ट और ब्लड रिलेटेड आयरन ज़्यादा बनता है और आपका हीमोग्लोबिन वापस रिकवर कर जाता है, तो काफ़ी हेल्पफुल है। तो ये इनिशिएटिव का ज़रूर पार्ट बने और ब्लड डोनेट करें, उन्हें उसकी अहमियत को समझें और ज़रूर करें और ज़रूर करें। इसमें बार बार मतलब गवर्नमेंट इस पर काफ़ी मतलब जोर दे रही है कि ब्लड देना चाहिए, क्योंकि किसी की ज़िंदगी अगर बच रही है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। ये हमारी तरफ से भी रिक्वेस्ट रहेगी। और एक फ़ोन आ गया, फ़ोन ले लेते हैं। हेलो 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 हेलो, शायद कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर सुमेश, आप किस तरह से एक तो ब्लड डोनेशन के लिए बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। और दूसरा ये है कि जैसे कि ये पिगमेंटेशन है, डार्क सर्कल्स हैं जो हो जाते हैं आंखों के नीचे, इनसे कैसे बचा जाए, अगर हो गया है तो उसका क्या ट्रीटमेंट है, अपने मैसेज में ये ज़रा से बताएं। तो ये सबसे पहले जो ब्लड डोनेशन है, मैं एक बात और जो डॉक्टर पूनम और डॉक्टर नेहा ने जो बताया है उसमें ऐड कर दूं कि जो एक ब्लड यूनिट जो आप डोनेट करते हैं उसको कई कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करके कई पेशेंट्स को दिया जा सकता है। जैसे प्लाज्मा आपका है तो वो अलग किसी पेशेंट की जान बचा सकता है, यदि आरबीसीज जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो किसी और पेशेंट की जान बचा सकते हैं। और ये हमने देखा है कि जो रिपीटेडली ब्लड डोनेट करते हैं वो काफ़ी हेल्दी लोग होते हैं और काफ़ी डिटरमाइंड लोग होते हैं। उनकी पर्सनैलिटी ही कुछ ऐसी होती है कि वो लोगों की मदद करते हुए अपने आप को खुश रखते हैं और उनकी ज़िंदगी एक काफ़ी किसी पर्पस के लिए होती है। तो आप एक बार ब्लड डोनेट करके देखिए, आपकी जो सारी शंकाएं या यदि कोई फियर आपके दिमाग में है वो दूर हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि यदि जो काफ़ी कॉमन है, जो आपने दूसरा प्रश्न पूछा कि जो सर्कल्स हो जाते हैं, डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, और दूसरा जिसको कहते हैं झाइयाँ या मेलाज्मा हम कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, वो ख़ास तौर पर जो 30 से 40 या 45 साल की महिलाएं हैं उन लोगों में काफ़ी कॉमन होता है। प्रेगनेंसी के बाद भी किसी किसी को हो जाता है और आगे लंबा चलता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए एक तो यह है कि आप सनस्क्रीन लगाएं, सन का लगातार धूप में जाने से बिना प्रोटेक्शन लिए हुए ये चीज़ें बढ़ जाती है। और दूसरा है जो डार्क सर्कल्स हैं वो अपनी जनरल सेहत का ख्याल रखें, अपनी स्लीप पूरी रखें, जो दिन में 8 घंटे की एक अच्छी नींद होनी चाहिए, वो यदि हो तो आपके सर्कल्स कम हो जाते हैं। लेकिन फिर भी ये सब करने के बाद भी ज़रूरी नहीं है कि आपके डार्क सर्कल्स पूरी तरह से ख़त्म हो जाएं, क्योंकि इसके कई कारण होते हैं। और दवाइयाँ जो हैं वो झाइयों में या मेलाज्मा में तो बहुत अच्छे से काम करती हैं, लेकिन डार्क सर्कल में उतने अच्छे से काम नहीं करती। लेकिन कुछ इम्प्रूवमेंट वहाँ भी हम एक्सपेक्ट करते हैं जब इन चीज़ों का हम इलाज अपने मरीजों में करते हैं। तो एक डॉक्टर की सलाह लें, अपने आप को धूप से बचाएं, और जो लगातार धूप के कारण जो टैनिंग या पिगमेंटेशन ध्यान रखना चाहिए और उसका इलाज आसानी से हो सकता है। कि जरूरत यह है कि आप किसी अच्छे एक्सपर्ट के पास चले जाएं। जरूर। डॉक्टर पुरी, आप भी छोटा सा मैसेज दे दीजिएगा। ऑयली स्किन और जो ड्राई स्किन है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? छोटा सा मैसेज बिल्कुल। देखिए, जो ड्राई स्किन है वो खुश्क होती है तो हमें मॉइस्चराइजर का यूज़ करना है। कई तरह के मॉइस्चराइजर्स हैं, डॉक्टर से राय लीजिए और आपकी स्किन पर अच्छी तरह से मॉइस्चराइजर लगाइए। अगर आप गीली चमड़ी में थोड़ा से मॉइस्चराइजर लगाते हैं तो उसका इफेक्ट ज़्यादा अच्छा पड़ता है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो फिर आपको उस ऑयल को हटाने के लिए कुछ फेस वॉशेस होते हैं, उनका प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि ऑयली स्किन में जो पिंपल्स होते हैं, मुहासे होते हैं, एक्ने जिसे कहते हैं, वो ज़्यादा होते हैं। ओके, आप तीनों एक्सपर्ट्स ने आज बहुत अच्छी जानकारी हमारे प्रोग्राम देखने वालों को दी। मैं आपका शुक्रगुजार हूं और हेलो डॉक्टर की पूरी टीम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू। हम सभी लोग जानते हैं कि जब किसी के साथ बीमारी होती है तो बीमारी में वो दवाएं खाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं एक ऐसा जरिया भी है कि उसमें आपको दवाई नहीं खानी है और बिना दवाएं खाए आप सिर्फ उसको अपनी ज़िंदगी में लाकर अच्छी ज़िंदगी नहीं खाली अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, बल्कि एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जी हाँ, ये योगा, यानी कि योगा जो अपनी ज़िंदगी में ले आता है वो दवाओं से भी बच जाता है और वो परेशानियों से भी बच जाता है और एक अच्छी सेहत उसकी हो जाती है। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे मैं बात जो कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ अपने जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी।
हम बात करेंगे योगा पर, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो आ रहा है उस पर बात होगी, और जो योगा आपको फायदा पहुंचा सकता है, हर इंसान उससे मुस्तफीद हो सकता है, तो वो कैसे हो सकता है, ये सारी बात होगी। इस पर आप हमारा जो नेक्स्ट एपिसोड है योगा पर जरूर देखिए और पूरा देखिए। एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूं कि हम आपके जो आप सजेशन हमें देते हैं उसके लिए हम आपका बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। इस वक्त जो टेलीविज़न पर हमारा जो ईमेल आईडी आ रहा है इस पर आप अपना मेल भेज सकते हैं। अपना जो भी अगला जो हमारा टॉपिक है उसको लेकर कोई अगर आप सजेशन देना चाहें, किसी तरह से आप बताना चाहें, तो हम आपका खैर मकदम अभी से करते हैं। उस पर भेजिए और ज़रूर भेजिए। एक चीज़ और, ये प्रोग्राम आप अगर दोबारा भी देखना चाहते हैं तो हमारा YouTube पर दोबारा प्रोग्राम देख सकते हैं। वैसे ये प्रोग्राम कल सुबह 9:30 बजे दोबारा टेलीकास्ट होगा, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। तो हमेशा की तरह आपसे कहना चाहूँगा कि अपना ख़ास ख्याल रखिए, सेहतमंद रहिए। सेहत है तो आपकी ज़िंदगी है, आपकी खुशियाँ हैं, आपके अपने हैं। हमेशा सेहतमंद रहिए और आपको छोड़ के जा रहा हूँ टिप्स ऑफ द वीक के साथ। आदाब। एक पिक्चर ले लीजिए। हाँ। पिक्चर ऊपर लेंगे मैम। मुतवाजिन ग़िज़ा जल्द और बालों की सेहत के लिए जरूरी है। केमिकल वाले मसनूआत का कम इस्तेमाल करें। धूप में निकलते वक्त सन ब्लॉक लाजमी लगाएं। बालों को बहुत ज्यादा धोना नुकसानदेह हो सकता है। पानी का ज्यादा इस्तेमाल जिल्द को नमी फराहम करता है। नींद पूरी ना हो तो जिल्द बेजान और बाल कमजोर हो जाते हैं। तनाव कम करें क्योंकि ये जिल्दी अमराज और बालों के झड़ने की बड़ी वजह है। घरेलू कुदरती मास्क और नुस्खे जिल्द और बालों के लिए फायदेमंद होते हैं।